विश्व के महानतम सम्राट सम्राट अशोक महान, जिनकी आज जन्म जयंती है, उस महान सम्राट जिसको आज पूरा भारत याद कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में संपूर्ण विश्व याद करेगा, जिसकी शुरुआत उस मगध और वर्तमान बिहार ने किया। वो बिहार से चल के अखंड भारत में उनकी जन्म जयंती मनने लगी और इस वर्ष नेपाल के काठमांडू में चारुमती महाविहार के राज परिवार के लोगों ने भी अशोक जयंती बड़े धूमधाम से मनाया है। बात उस समय की है जब भारत आजाद हुआ और सम्राट अशोक के राज चिन्ह को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार ने स्वीकृति दी, अंगीकार किया और पूरी दुनिया में भारत की पहचान उस महान सम्राट से होने लगी। लेकिन उसकी मूल तिथि जो जन्म जयंती थी वो खोजी नहीं जा सकी। लेकिन अभी हाल ही में कुछ वर्ष पहले श्रीलंका के दीपवंश और महावंश से मिले ग्रंथों के आधार पे उनकी जन्म जयंती चैत मास के अष्टमी को खोज निकाली गई और वो तिथि आज ही है। अभी नेपाल में भी वहां के राज परिवार के लोगों ने हमसे जानना चाहा कि आखिर उस जन्म जयंती का आधार क्या है, तो हमने वो डॉक्यूमेंट जो महावंश दीपवंश का उद्धरण जो कि थेर महिन की पुस्तक में मिलता है वो हमने भेजा और आज उन्होंने भी अपने बुद्ध विहार में बड़े धूमधाम से उस जन्म जयंती को मनाया और सेलिब्रेट किया। बड़ा अच्छा लगा। चारुमती बिहार के हम राज परिवार के संतान आज इस चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जन्म जयंती आज भव्य रूप में यहाँ मना रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं हम कैसे मना रहे हैं। आप सभी को इसका हार्दिक स्वागत शुभकामना है। धन्यवाद। और ये आधुनिक भारत में बिहार के मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की, उस जन्म जयंती की, तो भारत की महान लेखिका इतिहासकार जिनका नाम भी है रोमिला थापर, उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया कि ये अशोक महान की जयंती की तिथि बिहार सरकार को कैसे प्राप्त हुई। तो बिहार सरकार ने वही उदाहरण दिया, वही साक्ष्य प्रस्तुत किया जिसकी चर्चा अभी मैं आप लोगों से कर रहा था। तो भी कुछ इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग व्याख्याएं शुरू की। तो वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई और प्रमाणिक इतिहास मिलेगा तो हम जरूर उस तिथि पे विचार करेंगे और वो तिथि हम मनाएंगे, अगर इससे भी बेहतर कोई साक्ष्य अगर कोई प्रस्तुत करता है तो। लेकिन इतिहासकार इससे बेहतर कोई साक्ष्य प्रस्तुत न कर सके और उस महान सम्राट जिसकी गाथा अखंड भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर, चाहे चीन हो, कोरिया हो, जापान हो, वियतनाम हो, तिब्बत हो, श्रीलंका हो, तमाम देशों में उनके लोग, उनके चाहने वाले लोग बड़ा खुश हुए और लालायित भी हुए। और उसी परिप्रेक्ष्य में उनके राज परिवार चारुमती के राज परिवार के लोग आज उस जयंती को मना रहे हैं भारत के बाहर। और ये पहला अवसर है कि जब भारत के बाहर इस आधुनिक काल में भारत के बाहर अशोक की जयंती मनाई जा रही है। लेकिन ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ नेपाल नहीं बल्कि आने वाले समय में दुनिया के कई देशों में अशोक की जयंती मनाई जाएगी, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। और वो अशोक लोक कल्याणकारी यूं ही नहीं थे। अशोक के लोक कल्याणकारी जो कार्य थे, उन कार्यों की वजह से अशोक लोक कल्याणकारी राजा कहे। इसी वजह से वो लोक कल्याणकारी राजा हुए क्योंकि उन्होंने इंसानों के हर एक मूलभूत सुविधाओं का उन्होंने ध्यान रखा। चाहे वो दवा की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो छांव की बात हो। सोचिए एक राजा अपने राज्य में आने वाले लोगों के लिए राजमार्गों के किनारे वृक्ष लगवा रहा हो छायादार, मतलब वो अपने राज्य के अंदर आने वाले चलने वाले लोगों तक के लिए सोच रहा है। उनके लिए हर 8 मील पे एक कुएं भी उन्होंने खुदवाए। इसका मतलब उनके पीने की पानी की व्यवस्था भी वो राजा करवा रहे हैं। और यही नहीं, जिस यूनान ने किसी जमाने में भारत पे आक्रमण किया था,
उस यूनान में सम्राट अशोक महान ने यहां से औषधीय पौधे भेज के लगवाए ताकि वहां के लोग भी औषधीय पौधों का उपयोग करके, सेवन करके रोग मुक्त हो सके। तो ऐसा शासक कहां इस दुनिया में मिलेगा जो लोक कल्याणकारी कार्यों के एक एक पहलुओं पे विचार करे, एक एक पहलुओं को देखे और उन पहलुओं पे काम करे, और उसी कार्य का परिणाम कि आज उस लोक कल्याणकारी राजा की विवेचना करने में इतिहासकार, दार्शनिक, दुनिया के पुरातत्वविद थकते नहीं है, अघाते नहीं है। वो सोचते हैं कि अशोक के बारे में क्या और जान लें, क्या और जान लें, क्या ऐसा कर लें। और अशोक की अभी तक की जो प्रमाणिक मूर्ति मिली है, जो कि भारत के पुरातत्वविद और इतिहासकार लोगों का कहना है, सन्नती में, कर्नाटक के सन्नती में मिला है। और मैं तो ये कहता हूं कि बल्कि अभी और ज्यादा मूर्तियां खोजने की जरूरत है, और ज्यादा अभिलेख खोजने की जरूरत है, और ज्यादा उनके महाविहार, उनके द्वारा बनाए हुई यूनिवर्सिटियों को खोजने की जरूरत है। ह्वेनसांग ने तो बहुत से चर्चा किए, या यूनान के, चीन के बहुत से लेखकों ने, दार्शनिकों ने मौर्य काल के बारे में बहुत कुछ लिखा, अशोक के बारे में बहुत कुछ लिखा, और वो लिखने की जो समृद्ध परंपरा है वो आज तक चली आ रही है। वो परंपरा रुकी नहीं है, वो परंपरा अनवरत चलती रह रही है। अशोक, सोचिए कि उनका जीवन काल, भाई अगर 70 साल का भी मान लेता हूं, तो सोचिए कि न जाने उस 70 में कितने गुणित कर दिए गए, आज तक लोग खोज रहे हैं। ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार, हिस्टोरियन, तो उन्होंने अपना जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। भारत के बहुत से इतिहासकारों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया अशोक को खोजने, और आने वाली पीढ़ियां न जाने कितना काम करेंगी। और मैंने खुद का भी जीवन अपना समर्पित कर दिया है अशोक के इतिहास को खोजने के लिए। अभी छत्तीसगढ़ में बहुत सी चीजें मिली हैं। अभी मैं एक वीडियो कुछ दिन पहले हमने पोस्ट किया था इसी पेज पे, इसी चैनल पे, जिसमें कि मल्हार की हमने चर्चा की है। मल्हार में एक धम्म लिपि में मिला हुआ अभिलेख मिला है, और वो धम्म लिपि मौर्यन धम्म लिपि है, जैसा कि इतिहासकार बताते हैं। और उस समय का जो एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर था, वो नागपुर से गवर्न होता था छत्तीसगढ़। तो उसने उस जमाने में खुदाई करवाई और ये सारे एविडेंस खोज के निकाले, और उसी मल्हार से, उसी बिलासपुर के मल्हार से मौर्यकालीन सिक्के भी मिले। सोचिए, मौर्यकालीन सिक्के का मिलना, मौर्यकालीन धम्म लिपि में लिखा हुआ मिलना, वहां पे बुद्ध की मूर्तियों का मिलना, वहां पे जैन की मूर्तियों का मिलना, ये तमाम सबूत बता रहे हैं कि मल्हार किसी जमाने में जो है वो मौर्यों का था। और मौर्यों की शाखाएं बहुत लंबे समय तक रही हैं। ऐसा नहीं है कि मौर्यों ने जो है वो 137 साल तक ही पाटलिपुत्र में शासन किया, पाटलिपुत्र के माध्यम से अखंड भारत में, बल्कि उनके जो फॉलोअर्स थे, जो छोटे राजा थे, जो बाद में तक बहुत लास्ट तक उन्होंने शासन किया है। तो ऐसा समृद्ध इतिहास है सम्राट अशोक महान का। और उनके इतिहास की व्याख्या और क्या करूं, जिसने सबसे जो मूल तत्व दिया, वो धम्म का जो तत्व दिया, उस धम्म के बारे में, चाहे वो धम्म लिपि की बात हो, जिसे आजकल के लेखक उसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं, जबकि अशोक के अभिलेख को पढ़ने में जिस धम्म लिपि की हम बात करते हैं, वो धम्म लिपि अशोक ने अपने अभिलेखों में स्पष्ट लिख दिया है, धम्म लिपि। लेकिन आजकल के इतिहासकार, पुरातत्वविद उसको ब्राह्मी लिपि कहने पे तुले हुए। मतलब एक अलग ही व्याख्या। जिस धम्म लिपि को लिखने का, लिखवाने का, जन जन तक प्रसारित करने का श्रेय सम्राट अशोक महान को जाता है, और उन्होंने खुद भी अपने अभिलेखों में उसे धम्म लिपि ही लिखा है, फिर भी आजकल के इतिहासकार उसे ब्राह्मी लिपि कहने में तुले। तो ऐसा कुछ हो रहा होगा आपके भी आसपास कि चीजें वास्तविक रहते हुए भी उसे अवास्तविक बनाया जाता है। तो आप लोगों को सचेत, सजग और चैतन्य होने की जरूरत है। और अशोक के बारे में जो ब्रिटिश लोगों ने खोजा, जो बंगाल के बहुत से इतिहासकारों ने खोजा, उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के तमाम इतिहासकारों ने खोजा,
उस समृद्ध इतिहास की परंपरा को पुनर्जीवित चैतन्य करने की जरूरत है और उस समृद्ध इतिहास की परंपरा को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो आज उस अशोक महान की जयंती को पूरा भारत बड़े आह्लादित मन से प्रसन्न होके मना रहा है। तो इस पे सबको, आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। नमस्कार।